नमस्कार, ऑनलाइन स्टडी 1 AM में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चालुक्यकालीन संस्कृति पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग चालुक्यों के राजनीतिक इतिहास को पढ़ चुके हैं। ठीक है, चालुक्यकालीन संस्कृति में हम लोग प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और धर्म के बारे में पढ़ेंगे और कला और स्थापत्य जो है उसके एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग प्रशासन, साहित्य और धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कला और स्थापत्य जो है एक अलग वीडियो उसका बनाएंगे हम। देखिए, जो प्रशासन था चालुक्यकालीन में, प्रशासन जो है बादामी के चालुक्यों ने लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिणापथ पर शासन किया। वे धर्मनिष्ठ हिंदू थे। क्या थे? वे धर्मनिष्ठ हिंदू थे और धर्मशास्त्र के अनुसार शासन किया। किसके अनुसार शासन किया? धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन किया। ठीक है, प्राचीन शास्त्रों में विहित राजतंत्र प्रणाली इस युग में सर्वप्रचलित थी। राजतंत्र प्रणाली मतलब जिसमें राजा सर्वप्रमुख होता था। तो चालुक्य काल में जो था, जो चालुक्य शासन जो प्रशासन करते थे, वहाँ जो प्रणाली प्रचलित थी वह राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, समूचे प्रशासन तंत्र का केंद्र बिंदु सम्राट होता था। जो समूचा प्रशासन होता था उसका केंद्र बिंदु जो होता था बस कौन होता था? सम्राट होता था। और इस वंश के जो सम्राट होते थे वह बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण करते थे। जैसे उनमें परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ। ठीक है, ये बड़ी बड़ी उपाधियां जो है चालुक्य काल के जो राजा होते थे, सम्राट होते थे, वह ग्रहण करते थे। ठीक है, और ये जो चालुक्यकालीन राजा थे उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ भी किए, वैदिक यज्ञ किए। जैसे उसमें अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े वैदिक यज्ञों का भी आयोजन किया था। ठीक है, और जो चालुक्यों का राजपद होता था वह क्या होता था? आनुवंशिक होता था। क्या होता था? आनुवंशिक होता था। यानी राजा के बाद जो है उसका पुत्र ही उस राजवंश का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, और सम्राट प्रशासन की विविध समस्याओं में व्यक्तिगत रुचि लेता था। तो सम्राट होता था प्रशासन की विविध समस्याओं में व्यक्तिगत रुचि लेता था। अपने साम्राज्य का दौरा भी किया करता था। उसके स्कंदावार लगाए जाते थे, जहाँ सैनिक रहते थे और वहाँ उसको कहते थे स्कंदावार भी लगाए जाते थे। इस प्रकार वह नाम मात्र का शासक नहीं होता था। ठीक है, उसकी सत्ता वास्तविक थी। और याज्ञवल्क महोत्साह को राजा का प्रथम गुण मानते हैं। याज्ञवल्क जो है महोत्साह को राजा का प्रथम गुण बताते हैं और चालुक्य शासकों में यह गुण विद्यमान था। ठीक है, युद्ध के अवसर पर वह सम्राट स्वयं सेना का संचालन करता था। युद्ध के अवसर पर जो सम्राट होता था वह स्वयं सेना का संचालन करता था और सम्राट के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था। किंतु उसके अवयस्क होने की स्थिति में सम्राट का कोई भाई भी शासन का भार ग्रहण कर सकता था। यानी सम्राट का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, किंतु उसके अवयस्क होने पर, बालिग नहीं होने पर उसका भाई शासन भार ग्रहण करते थे। जैसे कीर्तिवर्मन प्रथम था। कीर्तिवर्मन आपको जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे आपको, कीर्तिवर्मन प्रथम जो था वह मंगलेश उसका भाई था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय जो अवयस्क था तो उसका भाई मंगलेश राज सिंहासन प्राप्त किया था। इस युग में रानियों का भी महत्व था। इसका रानियों का भी महत्व था और राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उन्हें पुराण, रामायण, महाभारत, दंडनीति सहित समस्त शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। हम उन्हें ताम्र पत्र प्रचलित करवाते हुए, दान देते हुए पाते हैं। अपने पतियों के साथ वे स्कंदावार में भी जाती थी। वे विदुषी और दानशील होती थी। जो रानियां होती थी विदुषी यानी विद्वान और दानशील भी होती थी। विक्रमादित्य प्रथम की बड़े भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र भी लिखवाए थे। वह अच्छी कवयित्री भी थी। ठीक है, विद्यादित्य की जो उनकी छोटी बहन थी कुमकुम देवी कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव भी दान में दिया था। एक गांव भी इनके कहने पर दान में दिया गया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी उसके साथ रक्तपुर के स्कंदावार में उपस्थित थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है उसकी महारानी महादेवी जो थी उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावार में
उपस्थित होती थी। और चालुक्य लेखों में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। किसी शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद होता है सामान्यतः, लेकिन चालुक्य लेखों में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। प्रशासन में राज परिवार के जो सदस्य ही मुख्यतः शामिल होते थे। राजा अपने परिवार के साथ विभिन्न सदस्यों को उनकी योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था। जो जिस पद पे के लिए योग्य होता था उस पद पे राजा उनको नियुक्त करता था। इससे उस परिवार के सदस्यों का पूरा समर्थन मिल जाता था। राजा के आदेश प्रायः मौखिक होते थे। जो राजा के आदेश होते थे प्रायः मौखिक होते थे और जिन्हें सचिव लिपिबद्ध करता था। राजा के जो आदेश थे मौखिक होते थे, उन्हें सचिव जो होता था लिपिबद्ध करके संबद्ध अधिकारियों और व्यक्तियों के पास भेजता था। जिससे संबंधित आदेश होता था उसके पास जो है वो सचिव लिपिबद्ध करके भेजता था। लेखों में महासंध विग्रहक जो लेख है उसमें महासंध विग्रहक और विषयपति, ग्रामकूट, महात्राधिकारीन आदि केंद्रीय पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है। इस युग में सामंतवाद का भी अस्तित्व था। इस युग में यानी सामंतवाद का अस्तित्व था। चालुक्य शासकों में विजित प्रांतों में अपने अधीन सामंतों को शासन करने का अधिकार। जब किसी नए प्रांत को विजित करते थे तो अपने अधीन सामंतों को वहाँ पर शासन करने के लिए नियुक्त कर देते थे। जैसे अलूप, सिंध, सेंद्रक, बाण, गंग, तेलुगु चोड़ आदि चालुक्यों के सामंत थे। वे समय समय पर सम्राट को क्या करते थे, सम्राट को कर देते थे और युद्ध के समय अपनी अपनी सेनाओं को लेकर सम्राट की सेवा में उपस्थित होते थे। सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक शासन करते थे। सामंत अपने नाम के आगे तत्पाद पद्मों पजीवी विरुद्ध लगाते थे। तत्पाद पद्मों पजीवी विरुद्ध भी यानी उपाधि भी लगाते थे। उनकी अलग राजधानी होती थी। वे अपने दरबार लगाते थे और अपने अलग अलग मंत्री और अन्य अधिकारी होते थे। ठीक है। नगर को पट्टण या पुर कहा जाता था। याद रखिएगा, नगर को क्या कहते थे, पट्टण या पुर कहा जाता था। और पट्टण स्वामी अगर नगर सेट्टी का भी उल्लेख मिलता है। पट्टण स्वामी और नगर श्रेष्ठी का भी उल्लेख मिलता है। कुछ नगर विशेष महत्व के थे। बड़े नगरों में 3 बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। बड़े नगरों में 3 बड़ी बड़ी सभाएं होती थी जिनमें प्रत्येक को महाजन कहा जाता था। जो सभाएं होती थी 3 बड़ी बड़ी, उन्हें उन सभाओं को क्या कहा जाता था, महाजन कहा जाता था। ठीक है। पहली सभा नगर के सामान्य कार्य थे। पहली जो सभा होती थी नगर के सामान्य कार्यों को करती थी। दूसरी जो थी ब्राह्मण निवासियों, तीसरी जो होती थी नगर श्रेष्ठियों की सभा होती थी। नगर सभाओं की स्थिति निगमों जैसी थी। इन्हें संपत्ति का क्रय विक्रय करने, छोटे मोटे विवादों को हल करने का भी अधिकार था। और नगर समितियों में, सभाओं में प्रबंध समितियां भी होती थी। क्या होती थी, प्रबंध समितियां भी होती थी। दैनिक प्रशासन चलाती थी ये लोग, जो प्रबंध समितियां होती थी। और किंतु समितियों के सदस्यों के निर्वाचन और उनकी संख्या के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती है। जो समितियां होती थी उनके निर्वाचन, उनकी संख्या के विषय में कोई सूचना हमको नहीं मिलती है। इस प्रकार प्रशासन उत्तरोत्तर विकेंद्रित होता जा रहा था। राजकुल के सदस्यों को विभिन्न भागों में राज्यपाल बनाया जाता था। जो राजकुल के सदस्य होते थे उनको विभिन्न भागों में राज्यपाल बनाया जाता था। ठीक है। ग्राम शासन, जो ग्राम होता था वह शासन की सबसे छोटी इकाई थी। और कुछ लेखों में ग्राम अधिकारी को गामुंड कहा गया। याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछता भी है गामुंड क्या है। तो गामुंड जो होता था, चोलकालीन जो ग्राम होते थे उनको क्या कहते थे, उनके ग्राम के अधिकारी को क्या कहते थे, गामुंड कहते थे। उनकी नियुक्ति जो है केंद्र द्वारा की जाती थी। और कीर्तिवर्धन द्वितीय के समय 2 गामुंडों के विषय में हमें सूचना मिलती है जिन्होंने एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त महाजन का भी उल्लेख मिलता है जो ग्राम शासन में सहायता करते थे। वे गांव के प्रशासकों और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण करते थे। विजयादित्य के एक लेख से पता चलता है कि वेन्नियर ग्राम का शासन महाजन ही चलाते थे। वेन्नियर ग्राम जो होता था उसका जो शासन है महाजन या महत्तर ही चलाते थे। विक्रमादित्य के समय के लक्ष्मेश्वर लेख से सरकार और ग्राम संस्थाओं के संबंध में कुछ जानकारी होती है। पता चलता है कि स्थानीय संस्थाओं के शासन में सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक था और उनका संचालन जो है राजाओं द्वारा किया जाता था।
ऐसा भी पता चलता है कि समाज के विभिन्न समुदायों में काफ़ी मेलजोल था, वे परस्पर सहयोग से कार्य करते थे। अग्रहारों का प्रशासन ब्राह्मणों के जिम्मे दक्षिण भारत, दक्कन और दक्षिणापथ था। यानी गांव के कर्मचारियों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ ज़मीन दी जाती थी। कारीगरों तथा व्यापारियों को अपनी श्रेणियां होती थी, जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कुछ लेखों में तत्कालीन कर प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है, किसी भी, ठीक है, कुछ लेखों में तत्कालीन कर प्रणाली का भी कुछ संकेत मिलता है। लक्ष्मेश्वर लेख में भूमि और भवन कर का उल्लेख मिलता है। जो लक्ष्मेश्वर लेख है उसमें भूमि तथा भवन कर का भी उल्लेख मिलता है, यानी भूमि और भवन का भी कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। जिनके पास अपने मकान नहीं थे उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार कर देने पड़ते थे, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद दानपत्र में निधि, उपनिधि, विलप्त, लगान या लगान का बंदोबस्त जिसे कहते थे, ऊपरी कर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो पुलकेशिन द्वितीय का हैदराबाद दानपत्र है उसमें निधि, उपनिधि, निक्षेप, विलप्त और ऊपरी कर का उल्लेख मिलता है। 17 श्रेय शिलादित्य के नवसारी दानपत्र में उद्रंग, ठीक है, परिकर यानी चुंगी का भी उल्लेख मिलता हुआ है। इन करों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर भी लिए जाते थे। कुछ समसामयिक कर भी होते थे, जैसे पुलकेशिन द्वितीय ने वाण राज्य को जीतने के बाद वहाँ के लोगों पर 13 पौन स्वर्ण के रूप में कर लगाया। 13 पौन यानी स्वर्ण के रूप में कर लगाया। विशेष अवसरों पर विद्यालय, मंदिर के कुछ संस्थाओं के निर्वाह के लिए भी अनाज के रूप में उगाई की जाती थी। कुछ लेखों में सिद्धाय, पन्नाय, दंडाय का उल्लेख मिलता है। कुछ लेख में सिद्धाय, पन्नाय और दंडाय का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि परंपरागत करों को सिद्धाय कहा जाता था। जो परंपरागत कर, जो रेगुलर कर लिए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सिद्धाय कहा जाता था। पन्नाय से तात्पर्य पंड से प्राप्त आय या चुंगी से है। दंडाय जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली आय को कहते थे। कुछ विशेष अवसरों पर करों में छूट दिए जाने का भी विधान है। चालुक्य नरेश उदार प्रशासक थे, उन्हें विभिन्न नगरों को दान दिए गए, ठीक है। चालुक्य नरेश जो होते थे उदार प्रशासक होते थे, उन्हें विभिन्न नगरों को दान दिए थे। अब हम चालुक्यकालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ह्वेन-सांग जो था वह चालुक्य राज्य में गया था। तो ह्वेन-सांग ने चालुक्य राज्य के बारे में लिखा है। चालुक्य लोगों को विद्या का व्यसनी कहा गया है, यानी यह विद्या को ये लोग क्या करते थे? पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे। यानी ह्वेन-सांग चालुक्य राज्य के लोगों को क्या कहा है? विद्या का व्यसनी कहा है, ठीक है। चालुक्य लोगों में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। चालुक्य लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, और उसके अत्यधिक विकसित स्वरूप को प्रकट करता है। महाकूट और ऐहोल के लेख क्रमशः अलंकृत गद्य और पद्य में विकसित होने के प्रमाणित है। महाकूट जो अभिलेख है और ऐहोल जो लेख है, महाकूट अभिलेख जो है अलंकृत गद्य में है, और जो ऐहोल अभिलेख है अलंकृत पद्य में है, ठीक है। महाकूट लेख गद्य की तुलना जो है, महाकूट के लेख के गद्य की तुलना बाणभट्ट के गद्य से की जा सकती है, ठीक है। जो महाकूट के गद्य की तुलना जो है बाणभट्ट के गद्य से की जा सकती है। इसी प्रकार ऐहोल का प्रशस्तिकार जो है कालिदास जो है वह भारवी की बराबरी करने का दावा करता है, ठीक है। ऐहोल का जो प्रशस्तिकार है वह कालिदास और भारवी की बराबरी करने का दावा करता है। याद रखिएगा, रविकीर्ति, जो ऐहोल का प्रशस्तिकार जो रविकीर्ति है वह कालिदास और भारवी की बराबरी करने का दावा करता है। पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्विनीत ने, याद रखिएगा, गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, ठीक है। किसने? गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। और इसी ने किरातार्जुनी के 15वें सर्ग पर एक टीका भी लिखा था। गंगराज दुर्विनीत ने किरातार्जुनी जो ग्रंथ है उसके 15वें सर्ग पर टीका भी लिखा था। उसने गुड़ाढ़ की बृहत कथा का संस्कृत अनुवाद भी किया था, ठीक है। इस काल के अन्य विद्वानों में पंडित उदयदेव और सोमदेव सूरी थे, ठीक है। पंडित उदयदेव और सोमदेव सूरी थे, यानी चालुक्यकालीन जो विद्वानों में उदयदेव और सोमदेव सूरी याद रखिएगा। और उदयदेव ने जैन मतानुयायी थे और प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे, यानी व्याकरण के विद्वान थे। उनका ग्रंथ है जैनेन्द्र व्याकरण, इनका ग्रंथ का नाम है जैनेन्द्र व्याकरण। और सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक
यशस्तिलक चंपू और नीतिवाक्यमृत नामक प्रसिद्ध ग्रंथों का रचना किया था सोमदेव सूरी ने। याद रखिएगा, सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक चंपू और नीतिवाक्यमृत नामक ग्रंथ की रचना भी किया था। प्रथम जैन ग्रंथों संबंधित रचना है, प्रथम जो है जैन ग्रंथों संबंधित रचना है, दूसरा संबंध जो है राजनीति से है। पहला जो यशस्तिलक चंपू है वह जैन धर्म से संबंधित है और नीतिवाक्यमृत जो है किसे राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी महाराष्ट्र के लोगों को विद्या प्रेम की प्रशंसा करता है। और विजयादित्य के एक अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्यों की राजधानी बादामी में 14वें विद्याओं में पारंगत हजारों ब्राह्मण निवास करते थे। अब हम लोग चालुक्यकालीन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य लोग ब्राह्मण धर्मानुयायी थे, हम पहले बता चुके हैं आपको। और इनके कुल देवता जो थे विष्णु थे। इनके कुल देवता कौन थे? विष्णु थे। और इसके अतिरिक्त वे लिंग लोग जो है शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? ये लोग शिव की भी पूजा करते थे। वराह उसका पारिवारिक चिन्ह था। ठीक है, वराह उनका राज चिन्ह कह सकते हैं। वराह जो था उनका पारिवारिक चिन्ह था। चालुक्य राजाओं के अधिकांश लेख विष्णु के वराह अवतार की आराधना से प्रारंभ होता है। जो चालुक्य के लेख हैं, चालुक्य राजाओं के जो अधिकांश लेख हैं वह वराह अवतार की आराधना से प्रारंभ होता है। बादामी के कुछ रिलीफ चित्रों में शेष शैया पर लक्ष्मी के साथ शयन करते हुए नरसिंह रूपों में विष्णु का अंकन मिलता है। शेष शैया पर यानी जो शेष नाग है उसकी शैया पर लक्ष्मी के साथ शयन करते हुए नरसिंह आदि के रूपों में विष्णु का अंकन मिलता है। कुछ चालुक्य शासकों ने परम भागवत की भी उपाधि ग्रहण की थी। विष्णु और शिव के साथ साथ उन्होंने अन्य पौराणिक देवताओं की पूजा का भी व्यापक प्रचलन था। वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान होता था। ब्राह्मणों को दान भी दिए जाते थे। और वे स्वयं ब्राह्मण धर्मानुयायी होने पर भी चालुक्य वंशी शासक धर्म सहिष्णु थे। ठीक है, ये कट्टर ब्राह्मण नहीं थे, वे धर्म सहिष्णु थे। वे धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने दक्षिणापथ में जैन और बौद्ध धर्मों के विकास को प्रोत्साहन दिया। चालुक्य लेखों से पता चलता है कि उन्होंने जैन साधुओं और तथा शिक्षकों को दान दिए। यहोल अभिलेख के रचयिता रविकीर्ति जैन था, जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, जो आपका यहोल अभिलेख का रचयिता रविकीर्ति था वह जैन था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। उसने जिनेंद्र का एक मंदिर भी बनवाया था जिसे मेगुती मंदिर भी कहा जाता था। ठीक है, रविकीर्ति ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया था उसे मेगुती मंदिर भी कहा जाता है। विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय आदि चालुक्य राजाओं में विद्वानों को पुरस्कृत किया। जैन मंदिरों के निर्माण और निर्वाह के लिए दान दिया। और बादामी यहोल की गुफाओं में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण और जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म हीन अवस्था में था। इस काल में जो है ब्राह्मण और जैन धर्म तो ठीक अवस्था में थे, लेकिन बौद्ध धर्म जो था हीन अवस्था में था। फिर भी चालुक्यों के राज्य में अनेक बौद्ध मठ विहार थे। ठीक है, इनमें हीनयान महायान दोनों ही संप्रदायों के भिक्षु निवास करते थे। ह्वेनसांग जो स्वयं पुलकेशिन द्वितीय के समय महाराष्ट्र गया था ने कहा कि बादामी में 5 अशोक स्तूप देखे। उसने बादामी में जो है 5 अशोक स्तूप देखे थे। वह चालुक्य राज्य में बौद्ध मठों की संख्या 100 से अधिक बताता है। कितना बताता है? चालुक्य राज्य में बौद्ध मठों की संख्या 100 से अधिक बताता है, जिनमें 5000 भिक्षु निवास करते थे। यानी कुल मिला जुला कहा जाए तो चालुक्य जो शासक होते थे वह धर्म सहिष्णु शासक होते थे। आज बस यहीं तक, और हम लोग आज इसके बाद चालुक्यकालीन स्थापत्य और कला के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम हमारे इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द से जल्द 1000 पूरा करवाइए। थैंक यू।